तो पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विमा के बारे में, डायमेंशंस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लिया था। कैसे डायमेंशनल फार्मूला, कैसे हम लोग विमीय समीकरण निकाले हैं, उसको जानने का हम लोगों ने प्रयास किया था। आज उस विमा का प्रयोग करके, उस डायमेंशंस का यूज़ करके हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। दैट इज़ विमा का प्रयोग करके उसके विश्लेषण के बारे में जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं विमीय विश्लेषण। ठीक है, चलते हैं उसके बारे में जानने के लिए। उसमें सबसे ज़रूरी जो बात करनी है उसको बोलते हैं समघातता का सिद्धांत या सर्वांग सम का सिद्धांत, या बहुत नाम है इसका, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये ही इम्पॉर्टेंट है आपका। ये अगर आपको समझ आ गया तो आगे सारी बातें डायमेंशंस में, विमा में समझ आराम से आएंगी। तो आप टॉपिक लिखें विमीय विश्लेषण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, समघातता का सिद्धांत। क्या कहता है समघातता का सिद्धांत? वो ये कहता है, आप खुद सोचें, 5 किलोग्राम और 6 किलोग्राम जोड़ के कितना हो जाएगा बताइए? 5 किलोग्राम प्लस 6 किलोग्राम इज इक्वल टू 11 किलोग्राम। यहाँ पे भी किलोग्राम, यहाँ पे भी किलोग्राम, यहाँ पे भी किलोग्राम, यहाँ पे भी मास पे पावर 1, यहाँ पे मास पे पावर 1, यहाँ पे मास पे पावर 1। तो आप समझ रहे होंगे, अगर ये पूरे को हम देखें, इसके हर एक टर्म में जो हमारा डायमेंशन है वो सेम है। जो विमा है, विमा मतलब वो जो बेसिक हमारा जो मूल भौतिक राशियां हैं उस पर कितना पावर होगा, उस पर कितना घात होगा, वो सब का क्या सेम है। इसमें भी किलोग्राम पर पावर 1 है, इसमें भी किलोग्राम पर पावर 1 है, इसमें भी किलोग्राम पर पावर 1 है। तो हमने क्या जाना कि जब हम इक्वेशन, कोई समीकरण लिखेंगे, कोई सूत्र लिखेंगे, उसमें जितने सारे पद होंगे, जितने सारे टर्म्स होंगे, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो ये समघातता का सिद्धांत क्या कहता है, समीकरण में, किसमें, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समीकरण में हर एक पद का विमा समान होता है। आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इन द इक्वेशन एवरी टर्म्स डायमेंशंस इज सेम। मेरी बात समझ आ रही है? तो हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, इक्वेशन में सेम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। आप खुद सोचिए, 5 किलोग्राम प्लस 6 सेकंड जोड़ पाइएगा? किलोग्राम को हम सेकंड में नहीं जोड़ सकते, सेकंड के साथ। 5 किलोग्राम प्लस 6 मीटर, तो मीटर को हम किसके साथ नहीं जोड़ सकते, किलोग्राम के साथ नहीं जोड़ सकते। मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब के साथ नहीं जोड़ सकते। मीटर स्क्वायर, दोनों में मीटर जरूर है, लेकिन एक में पावर 2, एक में पावर 3 है। तो आयतन को क्षेत्रफल के साथ हम जोड़ नहीं सकते, और क्षेत्रफल को आयतन के साथ जोड़ नहीं सकते। इसी को हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब जोड़ उसी को सकते हैं जो क्या हो, सेम डायमेंशंस के टर्म्स हो, या घटा उसी को सकते हैं जो सेम डायमेंशंस को, या क्या बोल सकते हैं, एक ही तरह के, या इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा है, एक ही तरह के पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं कि सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। मेरी बात समझ आ रही है? फिजिकल क्वांटिटी, एक ही तरह के पदों को, मतलब पदों, मतलब यहाँ पद क्या है, यहाँ पे भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ। तो एक ही तरह की भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे मास को मास के साथ जोड़ सकते हैं, लेंथ को ब्रेथ के साथ जोड़ सकते हैं, लेंथ को लेंथ के साथ जोड़ सकते हैं। एक ही तरह का मतलब जिसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। ऐसे भी बात समझ आ रही, सिंपल है। सेकंड को हम मीटर के साथ नहीं जोड़ सकते, अलग अलग यूनिट वाले फिजिकल क्वांटिटीज को हम जोड़ नहीं सकते। एक ही तरह का मतलब सेम यूनिट और सेम डायमेंशन की बात हो रही है। तो सेम यूनिट मतलब समान मात्रक और समान विमा वाले भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। गुना तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव में आपको ख्याल रखना है कि एक ही तरह का होना चाहिए, या समीकरण में हर एक पद का जो विमा होगा वो क्या होगा, समान होता है। तो आपको इसी को बोलते हैं हम लोग समघातता का सिद्धांत। सिंपल सी बात हो गई। इसको ऊपर लिखिएगा, सारा नीचे लिखिएगा। समघातता का सिद्धांत क्या कहता है कि समीकरण में जितने सारे टर्म्स होंगे, जितने सारे पद होंगे, हर एक का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई बराबर z प्लस वी, तो यहाँ x y z v, इसका अगर यूनिट मीटर है तो इसका भी यूनिट क्या होना पड़ेगा, मीटर। इसका भी मात्रक क्या होना पड़ेगा, मीटर। इसका भी क्या होना पड़ेगा, मीटर। मीटर मतलब लंबाई पे पावर 1 है, इसमें भी लंबाई पे पावर 1 है, इसमें भी लंबाई पे पावर 1, इसमें भी लंबाई पे पावर क्या है, 1 है।
तो आपको ख्याल में रखना चाहिए समीकरण में कई पद हो सकते हैं, कई टर्म्स हो सकते हैं, बट हर एक टर्म का यूनिट और डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। हर एक पद का जो मात्रक और विमा है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं क्या, समघातता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इंग्लिश में। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन बहुत जगह से कर सकते हैं, वैसे मैंने भी एक लेक्चर में देखा तो कई क्वेश्चंस अच्छे मिले। आप देख सकते हैं कि फिजिक्स वल्ला नाम से अलख पांडे पढ़ाते हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। तो मैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस देख रहा था, देखते गए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, तो वहीं से मैंने क्वेश्चंस को लिया, वहीं से मैंने प्रश्नों को लिया है। तो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न ये है, ए और बी का विमा निकालें। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ए और बी का विमा निकालें, और क्या दिया हुआ है, v बराबर a प्लस बी टी। तो इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं, 3 पद हैं। v तो जानते हैं आप क्या है, v वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, वेग। और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, याद होगा आपको। और t क्या है यहाँ पे, समय है। और a और b के बारे में हमें पता नहीं है और निकालना है। तो हमें क्या पता है कि v का डायमेंशन, v का विमा, a का विमा और bt का विमा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो v का है मीटर पर सेकंड, तो a का भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड, वैसे निकाल लें। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, l/t, तो क्या होगा lt-1। तो v का पता है हमें, तो जो v का होगा वही a का होगा, वही bt का होगा, ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट देने का मतलब समझ जाइए कि विमा की बात हो रही है। तो v का विमा, a का विमा और bt का विमा सेम होगा। तो v का क्या है, lt-1, तो इससे a का हमारा निकल के आया lt-1, या इसको कैसे लिख सकते हैं, mlt, m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -। उसी तरह से जो v का होगा वही bt का होगा। तो bt का क्या हो जाएगा बताइए, ये होगा lt-1, और t तो टाइम है, तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा lt-1 और नीचे चला जाएगा t, तो ये आ जाएगा lt-2। lt-2 का मतलब क्या हो गया, m0 l1 t-2। ये तो हो गया बिल्कुल लंबे तरीके से कैसे बनाया जाए, ऐसे भी समझ आ सकता है। ये अगर मीटर पर सेकंड में है, ऐसे आप कैसे समझिएगा, इतना उतारने के बाद आप समझिएगा। v किस में बताइए, मीटर पर सेकंड, तो a भी किस में होगा, मीटर पर सेकंड में। और टाइम किस में बताइए, सेकंड में, तो इसको किस में होना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जिससे सेकंड और सेकंड कैंसिल होकर फिर क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब कि l/t², lt-2। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, इस पूरे का मीटर पर सेकंड, तो t सेकंड, तो इसको क्या होना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। सिंपल सी बात मैं भी कह रहा हूं, इसमें 3 पद है, तीनों पद का क्या होना चाहिए, यूनिट या डायमेंशन सेम होना चाहिए, यूनिट और डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यूनिट का क्या हो गया बताइए, v मतलब वेग, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, lt-1, तो इसका भी lt-1, इस पूरे का lt-1 होना चाहिए। तो ये तो t है, तो इसको होना पड़ेगा lt-2, तब तो tt कैंसिल हो जाएगा। या आप जैसे समझें, सिंपल सी बात है। हर एक पद का विमा और मात्रक क्या होना चाहिए, सेम। हर एक टर्म का जो हमारा डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो इससे हमारा a और b का निकल गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश और हिंदी से क्या मतलब है, मतलब हमें समझने से। आप इसको उतार लें, इंग्लिश में कॉपी कर लें, उतार लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विमा ही निकालना है अननोन्स का। अब दूसरा ए बी सी डी ई का निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी सी डी ई का क्या निकालें, विमा निकालें। और दिया हुआ x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब बटे ई प्लस टी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें, जिसमें दिया हुआ है कि x क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, किसमें इसका मात्रक मीटर होगा। क्या होगा इसका मात्रक, मीटर होगा। तो हमने क्या बताया, और t क्या है, टाइम। हर जगह t है, वैसे एक जगह लिख देता हूँ t,
टाइम है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अब मात्रक से निकाल लें या डायमेंशन का पूरा इस्तेमाल करें। देखिए इसका अगर मीटर है तो ए का भी मीटर होगा, बीटी का भी मीटर होगा, सीटी स्क्वायर का भी मीटर होगा, डी टी क्यूब बटे ई प्लस टी पूरे का भी क्या होगा? मीटर होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब खुद देखें कि x का x अगर मीटर में है तो ये तो अकेले है, तो ये भी किस में होगा? मीटर में। मीटर मतलब इससे क्या निकल के आया? ये इंप्लाई कर रहा है कि a का जो डायमेंशन होगा जस्ट l होगा, या आप लिख सकते हैं m l t, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे नोटंकी कर दे रहा हूँ मैं। अब खुद देखिए t किस में है? सेकंड में, तो b क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकंड में, जिससे सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा। हम ऐसे बता रहे थे t किस में बताइए? सेकंड में, तो इसको किस में होना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। सेकंड सेकंड कैंसिल, तो b क्या निकल के आया? मीटर पर सेकंड। ऐसे डायरेक्टली समझ जाएं, या मैं अभी बता दे रहा हूं कि जो x का होगा वही किसका होगा? bt का होगा। तो bt का क्या हो जाएगा? x का क्या है? l, x का क्या है? l, तो bt का b का क्या हो जाएगा? ये t नीचे चला जाएगा, l बटे t या lt माइनस 1, या इसको आप सजा पटा के लिखें, b का आ गया। अब किसका निकलेगा? सी टी स्क्वायर का। तो जो सी टी स्क्वायर का होगा वही x का होगा, तो सी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताइए? l। तो यहाँ से हमारा c का क्या निकल के आएगा? t स्क्वायर है, नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर आके फिर एल टी माइनस 2। तो हमने क्या क्या जान लिया? a का जान लिया, b का जान लिया, c का जान लिया। अब किसका जानेंगे? d का और a का। इतना आप नोट डाउन करें। अगर आपको समझने में परेशानी हो तो दोबारा वीडियो को देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए d और e का जानेंगे, तो हमने क्या बताया? e और t ये जुड़ तभी सकता है, ये इसको e को t के साथ तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या हो? सेम हो। तो टाइम का क्या है बताइए? सेकंड। तो e का भी क्या होगा? सेकंड, क्योंकि सेकंड को सेकंड के साथ ही ना जोड़ सकते हैं, 5 सेकंड प्लस 6 सेकंड ऐसे जोड़ सकते हैं। तो e क्या निकल के आया बताइए? जस्ट t। अब बताइए e तो t हो गया, तो डी टी क्यूब बटे e प्लस टी, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा? x के बराबर। x का क्या डायमेंशन है? l है, और हमें पता है e सेकंड t सेकंड दोनों जोड़ के फिर सेकंड में ही आएगा, तो ये तो टाइम का ही हुआ ना, ये किसका हुआ? टाइम का। तो इसमें यहीं पे हम बना देते हैं डी टी क्यूब बटे ये पूरा टाइम का हुआ बराबर l। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो टी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो d का डायमेंशन क्या निकल के आएगा? d का डायमेंशन निकल के आएगा एल टी माइनस 2। खुद देखिए टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ऊपर आकर एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि e प्लस टी, तो e को t के साथ जब तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या हो? सेम हो, दोनों का यूनिट क्या हो? सेम। तो ये सेकंड तो ये भी सेकंड, ये t तो ये भी t। अब ये पूरा भी आएगा तो किसमें आएगा? टाइम पे ही ना आएगा, जो भी आएगा 5 सेकंड प्लस 6 सेकंड कितना आएगा? 11 सेकंड आएगा। तो ये टाइम की बात हो गई। यहाँ पे भी टाइम क्यूब है, तो टाइम क्यूब बटे टाइम, तो एक टाइम स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। यहाँ टाइम स्क्वायर होगा तो यहाँ चूंकि मीटर है तो मीटर पर टाइम स्क्वायर होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी माइनस 2। तो आप यूनिट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं और डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, मात्रक और विमान दोनों तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, और नहीं समझ आए तो आप हेजिटेट ना करें, और जिनको भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे ग्रुप में ना हो, तो आप याद रखें कि अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सअप कर देंगे 7366863696। अगर कोई नए बच्चे हैं तो याद रहे कि इस नंबर को आप नोट डाउन कर लें, इस पर आप व्हाट्सअप करें, अपने नाम और अपना स्कूल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देके हमको आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन आप व्हाट्सअप हमें कर दें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको डिस्कशन फर्दर चाहिए, वरना आप फ्री में तो वीडियोज़ देख ही सकते हैं। उतार लें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होंगे। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। थर्ड 3 नंबर ऐसे हम लिखते हैं, शायद कोई बात नहीं है। थर्ड, ए और बी का रेशियो निकालना डायमेंशन के अकॉर्डिंग, जिसमें दिया हुआ है p इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर बटे बी एक्स। क्वेश्चन कैसा भी पूछिए, मेन हमें ए और बी चाहिए, क्या चाहिए? और p दिया हुआ है दाब है, दाब मतलब प्रेशर। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? उसका सूत्र बल बटे क्षेत्रफल,
बल का क्या है बताइए, बल का होता है ml t माइनस टू, ये सब याद होना चाहिए आपको। क्षेत्रफल का L2 मैंने कराया था, इससे आएगा ml माइनस वन टी माइनस टू। तो अगर P का ml माइनस वन टी माइनस टू होगा तो इस पूरे का भी क्या होगा, ml माइनस वन टी माइनस टू, क्योंकि एक पद ये है और ये पूरा एक पद है, ठीक है। और यहाँ पे टी स्क्वायर है और a है, तो अब बताइए a और टी स्क्वायर का सेम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि a और टी स्क्वायर क्या हुआ, घटा हुआ है। तो दो पदों को, दो फिजिकल क्वांटिटीज को, दो भौतिक राशियों को तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं जब दोनों का क्या हो, विमा सेम हो। तो बताइए a का क्या हो जाएगा, a का जस्ट टी स्क्वायर ले देंगे इस तरह से, क्योंकि t के लिए t ही इस्तेमाल करते हैं। a का पता चल गया, b का पता करेंगे। तो b का पता करने के लिए क्या होगा, a माइनस टी स्क्वायर बटे बी एक्स, इस पूरे का क्या होगा, p के बराबर। और p का क्या डायमेंशन है बताइए, ml माइनस वन टी माइनस टू। तो a माइनस टी स्क्वायर का और a का और टी स्क्वायर का सेम होगा, जो a का होगा वही टी स्क्वायर का होगा, वही a माइनस टी स्क्वायर का होगा। तो ऊपर क्या होगा, टी स्क्वायर बटे, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा b इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इस्तेमाल होता है, l। तो इसको सॉल्व करना है, बराबर क्या होगा, ml माइनस वन टी माइनस टू। तो आप ध्यान रखिए इधर हमारी जगह नहीं होती, इसकी वजह से हमको इधर उधर करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लें। तो क्या हो जाएगा, L वहाँ चला जाएगा, B को हम लोग क्या उस पार कर देते हैं, टी स्क्वायर बटे L इंटू एक बटे, इसको नीचे कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ml माइनस वन टी माइनस टू बराबर B। ये B का डायमेंशन निकल के आ रहा है। तो क्या हो जाएगा B का डायमेंशन बताइए, m ऊपर चला जाएगा, m माइनस वन, L माइनस वन L ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस टू पड़ जाएगा प्लस टू, टी पे पावर 4। तो B का क्या है, m माइनस वन टी पे पावर 4। तो हमें A और B का रेशियो चाहिए। तो a कितना आया, a का आया टी स्क्वायर बटे m माइनस वन टी पे पावर 4। तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, टी पे पावर 2 प्लस 4 माइनस 4, तो एम टी माइनस 2। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, बेसिकली क्या निकालना था, a और b का डायमेंशन, वो रेशियो तो हम लोग निकाल ही लेंगे वहां से। तो हमारा आंसर आया एम टी माइनस टू, बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप नोट डाउन करें। फिर मैं एक बार बता दूं, p बराबर a माइनस टी स्क्वायर बी एक्स। तो a और टी स्क्वायर तभी घट सकता है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, दोनों की विमा सेम हो। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, तो a का भी क्या होगा, टी स्क्वायर। अब a माइनस टी स्क्वायर बटे बी एक्स, इसका p के बराबर होगा, प्रेशर का हमने निकाल के दिखा दिया दाब का, ml माइनस वन टी माइनस टू। अब ऊपर टी स्क्वायर, नीचे क्या होगा, b का निकलेगा, x क्या डिस्प्लेसमेंट, तो उससे हम l लिखे, उसके बाद हमारा निकल के आ गया, ठीक है ना। मतलब विस्थापन है, x क्या डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या लंबाई। उतार लें इसको आप आराम से। चलिए इसको आप उतार लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रहे मैंने जहां से क्वेश्चन लिया, मैंने बोला फिजिक्स वाला से, वो भी कहीं से लिए होंगे। तो चूंकि मुझे अच्छा क्वेश्चन नजर आया तो इसलिए मैं वहीं से कॉपी कर लिया। 4th नंबर, अल्फा का चाहिए, किसका चाहिए, अल्फा का। और दिया p इज इक्वल टू पी नॉट ई पे पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो ये अब बताइए p क्या है, प्रेशर, दाब है, और ये महत्तम दाब है, सबसे ज्यादा दाब में, दोनों दाब है। अब बताइए, याद रखिएगा आप, किसी पर, किसी कांस्टेंट पर, E क्या है, E एक स्थिरांक कांस्टेंट, इसका वैल्यू लगभग 2.7। आपको याद रखना है, 2 पे पावर जो भी होगा, या कोई भी नंबर पर, कोई भी संख्या पर, कोई भी कांस्टेंट पर पावर होगा, उस पावर की कोई विमा नहीं होगी। आपको अभी याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है बताइए, इसके ऊपर क्या पावर है, अल्फा टी स्क्वायर। तो टी है, इसका डायमेंशन है, बट अल्फा टी स्क्वायर का, पूरे का, माइनस अल्फा टी स्क्वायर का या अल्फा टी स्क्वायर का कोई विमा नहीं होगा, उसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, यूनिट भी नहीं होगा और डायमेंशन भी नहीं होगा। तो आपको याद कर लेना है, किसी भी कांस्टेंट पर अगर पावर होगा, किसी भी स्थिरांक पर अगर घात होगा, उस घात का जो विमा होगा वो विमाहीन होगा और मात्रकहीन भी होगा।
क्या क्या हीन होगा बताइए? विमाहीन और मात्रकहीन। कौन? किसी कांस्टेंट पर जो पावर होगा, किसी स्थिरांक पर अगर वो जो पावर होगा, स्थिरांक मतलब है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है मतलब न्यूमेरिकल कांस्टेंट, उस पर अल्फा मतलब a 1 2 3 ई भी एक कांस्टेंट, पाई का नाम सुने होंगे, रेशनल नंबर है, उस पर जो पावर होगा, उस पूरे पावर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? पूरा का पूरा कोई यूनिट नहीं होगा, कोई मात्रक भी नहीं होगा और कोई विमा भी नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब नहीं होगा तो ठीक है, तो P बराबर P नॉट तो है ही, इस पूरे का भी डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन नहीं का मतलब क्या? m0 L0 t, इसको 1 लिख सकते हैं। तो अल्फा का जस्ट क्या आ जाएगा? 1/t स्क्वायर, टी पे पावर -2 आ जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। तो एक फंडा आपको नया याद करना है। क्या याद करना है? कि कोई भी पावर होगा, पावर का जो डायमेंशन होगा वो नहीं होगा, इसको आप उतार लें। सिंपल सी बात है। डायमेंशन नहीं होगा मतलब कि m0 L0 t0 कुछ भी नहीं। और वो जो मैं होमवर्क दिया हूँ, उस होमवर्क को पूरा कर लीजिएगा, पूरा चार्ट करना है, ठीक है? वो पूरा चार्ट कीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और अगर नहीं भी होगा तो दिया हुआ रहेगा, बहुत टफ होगा तो दिया हुआ रहेगा कि कौन क्या दिया हुआ, बीटा का निकालना है, ठीक है? तो बीटा का डायमेंशन P बराबर प्रेशर है, दाब है, अल्फा बटे बीटा ई पे पावर -अल्फा जेड बटे के थीटा। घबराइएगा नहीं, अब सोचिएगा कि पता नहीं अचानक क्या शुरू कर दिया सर। सिंपल सा है, अल्फा का हमें और सॉरी बीटा का चाहिए, किसका चाहिए? बीटा का। P क्या? दाब है, दाब का भी हम लोगों ने निकाला ml -1 t -2। P क्या है हमारा? प्रेशर है, दाब। और इस पूरे का कोई विमा नहीं होगा। थीटा क्या? तापमान, टेम्परेचर। थीटा क्या? टेम्परेचर। इसका यूनिट क्या होगा? केल्विन। और K क्या है? इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में ही लिखना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। क्या क्या बोलिए? किलोग्राम मतलब मास, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर, केल्विन मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है। और Z क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। विस्थापन लिख लीजिएगा हिंदी में। तो यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा। तो पूरा बताइए, अल्फा Z बटे के थीटा, इस पूरे का डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, 1 होगा। तो अल्फा निकल जाएगा, Z कितना है बताइए? L मीटर, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है, M L2 सेकंड स्क्वायर, T2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? T -2। बोलिएगा कहाँ से आया? याद करना है, ये जानेंगे हम लोग पूरा, अभी फिजिक्स तो पढ़ना ही है। केल्विन ऊपर चले जाएगा, ऊपर केल्विन -1 और थीटा टेम्परेचर केल्विन, इस पूरे को लिखते हैं इंटू केल्विन बराबर क्या हो जाएगा? 1। केल्विन +1 केल्विन कैंसिल हो जाएगा, 1 0 खत्म। यहाँ से अल्फा निकल के आएगा। अल्फा क्या हो जाएगा? L पे पावर 2, ये L कैंसिल हो जाएगा, एक L नीचे बचेगा, उधर चला जाएगा सारा M, एक L MLT -2। तो अल्फा का क्या आया? MLT -2। अब ये तो पूरा गया, इस पूरे का ये तो चला गया। जो P का होगा वही अल्फा बटे बीटा होगा, इसका तो कुछ होना ही नहीं है। जो P का होगा वही किसका होगा? अल्फा बटे बीटा का होगा। फिर मैं कह रहा हूँ हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब है यहाँ पे, जैसे आपको चीज़ों को समझना है। P का क्या आया? MLT -2, ML -1 T -2, ये प्रेशर का। और अल्फा का कितना? MLT -2 बटे बीटा। तो यहाँ से हम लोग बीटा का निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा बीटा का? बीटा को उस पार लेके चले जाते हैं, ये मीटर मीटर कैंसिल, T -2 कैंसिल, तो बीटा हो गया हमारा L, ये -1 नीचे L क्या हो जाएगा हमारा? बीटा बराबर L बटे L पे पावर -1, तो L2 हो गया। तो बीटा का क्या हो गया हमारा डायमेंशन? L2 या M0 L2 T0। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, ये वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है। उतार लें आप। चलिए,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये टफ नहीं है लेकिन नया इक्वेशन देख रहे होंगे, वेव में पढ़िएगा, तरंग में पढ़िएगा। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कहाँ पढ़िएगा? तरंग में। y क्या है हमारा? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वही विस्थापन, यूनिट से समझ जाना है, मीटर इसका मात्रक। साइन के साथ जो भी है, ये मैं बताया नहीं हूँ शायद, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, p बटे h। तो p क्या है बताइए? l, और ये भी क्या होगा? l, तो l बटे l खत्म। साइन थीटा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, 1। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा मतलब साइन की बात हो रही है अगर, साइन थीटा तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होगा, इस पूरे का। और ये क्या हमारा? कोण है, और कोण का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। और यहाँ पे दिया हुआ t क्या है हमारा? समय है, सेकंड में होगा, और x भी पोजीशन है, स्थिति है, डिस्प्लेसमेंट मानिए, विस्थापन मानिए, ये मीटर में, ये आपको दिया हुआ है। और ओमेगा k और a का चाहिए, किसका चाहिए? ओमेगा k और a का डायमेंशन चाहिए, विमा चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया, आप निकालें किस किस का विमा? a का, k का और ओमेगा का, निकल जाएगा। तो हमने क्या बोला था? साइन उस पूरे का कोई विमा नहीं है, यहाँ से हमने जाना। और कोण का भी कोई विमा नहीं है, और इसको तभी घटा सकते हैं जब दोनों का विमा क्या हो? सेम हो, वो अलग बात हो गई। तो अगर इस दोनों का इस पूरे का विमा नहीं होना चाहिए, तो इसका भी विमा नहीं होना चाहिए और इसका भी विमा नहीं होना चाहिए। तो क्या समझ आया? तो ओमेगा टी का जो विमा होना चाहिए 1 होना चाहिए, जो कोण का कोई विमा नहीं होता है। हमने पढ़ा है थीटा बराबर एल बटे आर, ये पढ़ाए थे हम। एल मतलब चाप और आर मतलब त्रिज्या, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, ठीक है। तो ओमेगा टी बराबर 1, आप समझ रहे हैं ना? लंबाई लंबाई, चौड़ाई भी क्या है? लंबाई, ऊंचाई भी लंबाई है, त्रिज्या भी लंबाई है, चाप की लंबाई भी लंबाई है, उसके लिए हम एल ही इस्तेमाल करेंगे। तो ओमेगा क्या है? ओमेगा बराबर 1 बटे टी, तो टी पे पावर क्या आ जाएगा? -1। सिंपल सी बात है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आगे पढ़िएगा। उसी तरह के एक्स का भी कोई विमा नहीं होगा, तो के का निकल जाएगा, एक्स का मीटर 1 बटे एल, तो क्या हो जाएगा? एल पे पावर -1। उसी तरह से इसका तो गया, अब ए का जो होगा वही किसका होगा? वाई का होगा, तो ए का क्या होगा? एल ही होगा। तो इससे क्या पता चला? ओमेगा का टी पे पावर -1, इसका तो कोई विमा है ही नहीं साइन का, उसके अंदर जो है उसका भी कोई विमा नहीं है। और अगर इसका अंदर का विमा नहीं है तो इसका भी विमा नहीं होना पड़ेगा, इसको भी विमा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि समान विमा वाले को ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब एक में अगर पूरे का अगर विमा नहीं आ रहा है परिणाम, तो पहला वाला का भी विमा नहीं होना चाहिए, दूसरे वाला का भी विमा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो है उसका विमा हो सकता है, टी का, ओमेगा का। लेकिन कट कुट के क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये किसमें? सेकंड में, तो ये क्या होगा? पर सेकंड। ये अगर मीटर में है x, तो इसको क्या होना पड़ेगा? पर मीटर। जो आया देखिए, ये l है तो ये पर l है, l पे पावर -1। ये अगर t है तो ये t पे पावर -1 है। तो इस तरह से इसका तो गया, तो जो a का होगा वो y का होगा। आपको इतना समझ आना चाहिए, इतनी बातें तो बिल्कुल सिंपल है, क्लास 11 में आ चुके हैं, तो इतनी उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझ पा रहे होंगे। उदाहरण लें, अब इसके कुछ प्रयोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग विमीय विश्लेषण के प्रयोग। विमीय विश्लेषण के प्रयोग, इंग्लिश में लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप खुद लिखिएगा एप्लीकेशन, APPLICATIONS, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्या करना? समीकरण, जिसको इंग्लिश इक्वेशन कहते हैं। समीकरण मतलब इक्वेशन, समीकरण के सही या गलत का चेक करना, का चेकिंग, CHECKING। तो समीकरण के सही या गलत को चेक करना है, ठीक है, या समीकरण के सही होने को चेक करना है। ये सबसे पहला इसका क्या है? प्रयोग है। प्रयोग नहीं, सॉरी, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। उपयोग, हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है ना, इंग्लिश अच्छी है, कुछ भी अच्छी नहीं है वैसे। विमीय विश्लेषण के उपयोग, इसमें क्या क्या, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ विमीय विश्लेषण जो अभी हमने पढ़ा वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। सबसे पहले क्या, कहाँ इस्तेमाल करेंगे?
कि कोई समीकरण है, कोई सूत्र है, उस सूत्र वो सही है या गलत है उसकी जान, लेकिन ये जान लीजिए कि ये सही होगा या नहीं होगा पूरी तरह बता नहीं सकता, लेकिन तब भी ये शुरू की बातें कर सकता है कि ये बिल्कुल सही होगा या नहीं होगा। अगर इससे सही हो भी जाए तो पूरी तरह सही होगा या जरूर, लेकिन अगर इससे गलत हो जाए साबित तो ज़रूरी है कि वो सूत्र क्या होगा, गलत होगा, वो समीकरण क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हम अलग अलग विमा के टर्म्स को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, भौतिक राशियों को जोड़ भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। तो ठीक है, LHS का जो डायमेंशन है वो RHS के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। LHS में जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, RHS के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। या हर एक पद का, वो जो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा वही वाला, फॉर अ करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS बराबर, ये LHS ईच टर्म, प्रत्येक पद जो होगा LHS का, प्रत्येक पद जो होगा RHS का, उसका जो डायमेंशन होगा, उसका जो विमा होगा बराबर होना चाहिए। मतलब वही बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात हो रही है, समघातता के सिद्धांत की बात हो रही है। ये क्या कहेगा, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, इसमें भी क्वेश्चन ही करना है हमें, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सीधे हम लोग चूंकि इसका उपयोग ही करेंगे, S क्या है, विस्थापन, नाम सुने होंगे, और U क्या है, लिख देते हैं, S विस्थापन है, और ये क्या है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, T तो टाइम है, समय है, और A क्या है हमारा, त्वरण है, एक्सेलरेशन, और T टाइम। तो इसमें कितने पद है, 3 पद है। S का क्या होगा बताइए, L, S मतलब विस्थापन, विस्थापन का क्या होगा, विस्थापन मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी मतलब क्या, लंबाई। UT का भी क्या होना चाहिए बताइए, लंबाई होना चाहिए, लेकिन हमें, सॉरी ये तो मैं वो एनालिसिस कर रहा हूँ, UT का भी लंबा आना चाहिए, तो कैसे आएगा। और वेग है, वेग का क्या होता है बताइए, U मतलब LT माइनस 1, वेग मतलब LT माइनस 1, और T का क्या हो गया, T, और T पे पावर बेसिकली 1 है, 1 माइनस 1, T पे पावर 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बताइए, T पे पावर 0 मतलब 1, या T पे पावर माइनस 1, T नीचे चला जाएगा, T कैंसिल होकर कितना आएगा, 1, ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब प्लस 1 माइनस 1, ये पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये T पे पावर 0 1 हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा, L बचेगा। इतनी बात समझ आ रही है। हाफ AT स्क्वायर का, हाफ AT स्क्वायर का, हाफ कांस्टेंट है, इसका कुछ भी नहीं होगा, ये स्थिरांक है, खत्म हो गया, मतलब ये अचर है, चला गया, संख्यात्मक मान है। ए एक्सेल त्वरण, त्वरण का हमने निकाला था LT माइनस 2, याद कीजिएगा, LT माइनस 2, और टाइम पे पावर 2, तो T पे पावर 2, तो ये गया T2 T माइनस 2, तो सिर्फ क्या बचेगा फिर L। इसका मतलब S का विमा, UT का विमा, और हाफ AT स्क्वायर का विमा, तो LHS RHS में जितने टर्म्स हैं सबका विमा क्या आया, सेम आया। तो ये क्या है, विमीय रूप से सही है, या डायमेंशनली करेक्ट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन एक बात बताइए, हाफ, अगर ये हाफ की जगह अगर 2 होता, हाफ की जगह अगर 5 होता, तो भी ये फॉर्मूला सही होता। तो ये सूत्र की बात अगर करें, इस समीकरण की अगर बात करें, इस समीकरण में कितने पद हैं, 3 पद हैं, ये पद अगर नहीं होता हाफ AT स्क्वायर तब भी सही होता, UT नहीं होता तब भी सही होता, हाफ की जगह 5 होता तो भी सही होता। इसका मतलब ये सही है, किसके अनुसार, विमा के अनुसार, विमीय रूप से ये सही है। लेकिन ये सूत्र सही में सही है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये पता होता कि इससे अगर गलत साबित हो जाता तो सूत्र कभी भी सही नहीं होता। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है कि यहाँ पे हाफ की जगह 5 भी होता तब भी सही होता। तो इसके अनुसार अगर सही है तो ये ज़रूरी नहीं है सही है, लेकिन इसके अनुसार अगर गलत है तो ये ज़रूरी है क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, विमीय अनुसार डायमेंशनली करेक्ट होगा, ये इंप्लाई नहीं करता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट इक्वेशन होगा। लेकिन अगर डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट होगा, डायमेंशनली अगर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, तो ये ज़रूरी है क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हिंदी वाले ऐसे लिख लें कि अगर विमीय रूप से सही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सही होगा, लेकिन अगर विमीय रूप से गलत है तो ये ज़रूरी है क्या होगा, गलत होगा। लिख लें आराम से, क्योंकि ये हाफ की जगह 5 होगा तब भी सही हो जाएगा, इसलिए सही जानकारी नहीं देता है। अब इसको कॉपी कर लें, आराम से कॉपी करें, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विमीय रूप से अगर सही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सही है, लेकिन विमीय रूप से गलत है तो ये ज़रूरी है क्या होगा, गलत होगा। आगे आपके है
उसी तरह से बहुत सारा है, आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, तो v का क्या होगा एल टी माइनस वन, v मतलब अंतिम वेग और ये क्या प्रारंभिक वेग, इसका भी क्या होगा एल टी माइनस वन, सही है। ए टी का क्या होगा बताइए, ए का एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू और टी का टी, तो इससे अगर निकाले वन, वन माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस वन। अब बताइए एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन सेम। तीसरा इसका इक्वेशन आता क्या था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी का क्या होगा एल टी माइनस वन, ये क्या हमारा अंतिम वेग और ये क्या प्रारंभिक वेग, वेग का वेग ही होगा, तो ये हो जाएगा एल टू टी माइनस टू, तो इसका भी वही होगा। इसका कैसे निकालेंगे, टू तो टू का कुछ नहीं होता, ए का एल टी माइनस टू और एस मतलब विस्थापन, इसका क्या होगा एल, तो ये आएगा एल टू टी माइनस टू, देखिए सेम आया। इसका मतलब ये जो तीनों सूत्र हमने पढ़ा, ये तीनों सूत्र या तीनों समीकरण विमीय रूप से सही है, लेकिन एक्चुअल में सही है या नहीं है उसको फिर अलग से सीखना पड़ेगा। सिंपल सी बात हो गई। थर्ड अगर क्वेश्चन हो गया फोर्थ, इसको बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम है ये, 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण एल टी माइनस टू आएगा और एल क्या है हमारा लंबाई और टी क्या है समय, आवर्तकाल। ये आप सिंपल पेंडुलम में पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें दो ही हमारे पद है, टी और 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो टी का क्या आया टी आया और 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का निकालेंगे, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये हो या ना हो तब भी बताएगा फॉर्मूला सही है, अगर सही है तो सही हो जाएगा, लेकिन सही होने से जरूरी नहीं है सही होगा, क्योंकि 2 पाई की जगह 4 पाई होने से तब भी सही होता, तो एक्चुअल में फॉर्मूला सही है नहीं है वो अलग से निकलता है। फिर एल लंबाई का क्या होगा एल और जी का क्या होगा गुरुत्व त्वरण है तो एल टी माइनस टू, त्वरण तो त्वरण ही है ना एल टी माइनस टू, इसको सॉल्व करते हैं, एल एल कैंसिल, पावर क्या है यहाँ पे रूट है, टी माइनस टू पर जाएगा तो क्या होगा टी स्क्वायर होगा, रूट मतलब पावर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आया टी आया। तो लेफ्ट साइड का भी टी आया और राइट साइड का भी क्या आया टी आया, दो ही पद है उसे, लेफ्ट में एक पद है राइट में एक पद है, तो दोनों पदों का क्या हुआ, दोनों टर्म्स का जो डायमेंशन है वो सेम आया, दैट मीन्स ये डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होगा, विमीय रूप से सही होगा, तो ये जरूरी नहीं कि फार्मूला सही होगा, सूत्र सही होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 पाई के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, मतलब वो जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड उसके बारे में जानकारी नहीं देता, और किसके बारे में जानकारी नहीं देता है कि कितने सारे पद होंगे, तो इसमें दो हमारी सीमाएं होंगी। क्या क्या सीमा हो गई कि ये तो एक कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता है, अचर के बारे में, मतलब ये कांस्टेंट्स के बारे में, और दूसरा किसके बारे में नहीं बताता है कि सूत्र में कितने पद होंगे। उतार लें आप, तो ये साधारण सा हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, एच, एच मतलब ऊंचाई हाइट, तो आप समझ सकते हैं, आर मतलब त्रिज्या, रो मतलब डेंसिटी और जी मतलब अभी त्वरण जो बोले गुरुत्वीय त्वरण, 2s cos थीटा, cos मतलब वही, इसका कोई जैसे साइन का कोई विमान नहीं था तो cos का भी कोई विमान नहीं होगा। h का क्या होगा l, तो इस पूरे का क्या होना चाहिए l, इस पूरे का अलग से ही निकाल लेते हैं, काय हम अलग से करें। r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का क्या होगा l, रो मतलब घनत्व, घनत्व का क्या होगा ml -3, द्रव्यमान बटे आयतन m/L3, जी त्वरण, त्वरण का क्या होगा LT -2, आप लिखते जाइए, गुरुत्व त्वरण है, और ये हमारा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इसको बोलेंगे तनाव, सतह तनाव, सतह तनाव या कोई और नाम हिंदी में। सतह तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई, बल का क्या होगा MLT -2 आपको याद होगा, और लंबाई का एल कैंसिल क्या आएगा MT -2, तो आप अगर वो होमवर्क मेरा किए होंगे तो पूरा का पूरा ही समझ आया होगा। तो एस का MT -2, 2 का कुछ भी नहीं होगा MT -2, और cos थीटा का भी कुछ भी नहीं होगा। LL क्या होगा L2, और क्या हो गया L2, कुछ गड़बड़ी हुई क्या, इसको देखना पड़ेगा, R रो जी बटे 2s cos थीटा, फॉर्मूला सही लिखा हूँ या नहीं ये भी एक बात है। T -2 तो कैंसिल हो जाएगा, और mm कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ी है, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा L2
L-3, तो इससे क्या है L-1, ये सेम नहीं आया, इसका मतलब फॉर्मूला गलत है, कुछ हमने गड़बड़ लिखा है ज़रूर, क्योंकि फॉर्मूला सही है तभी मैंने लिखा था, लेकिन अगर ऐसे गलत आ रहा है आप चेक कर लीजिएगा खुद, तो समझ जाइए फॉर्मूला गलत है, क्योंकि गलत होने से ज़रूरी है गलत होगा, सही होने से ये ज़रूरी नहीं है क्या होगा, सही होगा, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मात्रकों का बदलाव, उतार लें इसको, बहुत बड़ी बात है सब। अगला क्या है हमारा दूसरा, पहला प्रयोग क्या हो गया, चेक करना है। चेक में हमने क्या सीखा कि अगर सही होगा तो ज़रूरी नहीं सही होगा, गलत होगा तो ज़रूरी है क्या होगा, गलत होगा। दूसरा क्या जानेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मात्रकों का बदलाव। हिंदी आप और अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत सारी हिंदियाँ लिख सकते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं। इसमें क्या है, लेकिन आपको ना ये जो बदलाव है, ये जो इस्तेमाल करने वाला है, इसका ना करके आप यूनिट का इस्तेमाल करके जो आराम से कर सकते हैं वो तो एक अलग मेथड है जो बिल्कुल सिंपल वे में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सिलेबस में इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है ये, वो बहुत सिंपल है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखते हैं हम लोग बताइए, n इंटू यू, पीछे पढ़ाए थे ना, जैसे 2 सेंटीमीटर, 2 क्या हो गया नंबर और सेंटीमीटर क्या हो गया आपका यूनिट, तो n इंटू, फिर बताओ 2 न्यूटन, न्यूटन क्या हो गया मात्रक और 2 क्या हो गया नंबर, ठीक है, इस तरह से NU। अब बताइए मैं अगर लिखता हूँ 2 मीटर बराबर क्या लिखेंगे आप 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यूनिट क्या अलग है और यहाँ पे यूनिट अलग है U1, यहाँ पे नंबर अलग है N2, यहाँ पे नंबर अलग है N1, तो इसका मतलब N1 U1 बराबर क्या होगा N2 U2। यहाँ से हमने क्या जाना है, N1 U1 बराबर क्या इस्तेमाल करेंगे N2 U2, यहाँ से सारी जानकारियाँ होंगी, N1 पता होगा, U1 पता होगा, U2 पता होगा, N2 निकालना होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करके पता चलेगा कैसे बनेगा, ये सिंपल सा है, घबराएं नहीं, इसको उतार लें। N1 U1 बराबर N2 U2 इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन है इसमें कि 1 न्यूटन को बदलें किसमें, डायन में। न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट किसका, एसआई मात्रक किसका, बल का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायन क्या है सीजीएस, सी से सेंटीमीटर और जिसे ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। तो पूछा जाए कि न्यूटन क्या है, एसआई मात्रक है किसका, बल का, और बल का सीजीएस मात्रक क्या डायन, और डायन को क्या लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे पता चला इसका डायमेंशन क्या होगा MLT-2, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 बातें करेंगे, एक तो 1 न्यूटन होगा, 1 न्यूटन को बदलना है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर क्या होगा हमारा 1 डायन, सॉरी पता नहीं है कितना डायन होगा, मतलब कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा नहीं पता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो जानने की कोशिश करते हैं, नहीं पता है तो क्या हो गया। अब बताइए इसका नंबर जो न्यूटन, ये तो हमारा यूनिट हो गया, इसके साथ जो है नंबर वो N1 है, N1 क्या है 1 और N2 हमें पता नहीं। उसके बाद M1 की अगर बात करें, M1 मतलब ये किलोग्राम, M1 क्या है हमारा किलोग्राम है। उसके बाद L1 क्या है, मीटर है, L1 क्या है हमारा मीटर है, और T1 क्या है हमारा, T1 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे सीजीएस में बात करें तो M2 कितना है, सिंपल सी बात है किलोग्राम है, यहाँ क्या है ग्राम है, और L2 क्या है सेंटीमीटर है, और T जस्ट नौटंकी है, सब बहुत इजी है, इतना उतार लें आप, T2 बराबर सेकेंड हो गया। तो U1 क्या होगा हमारा, यूनिट 1 ये हो जाएगा M1 L1 T1 पे पावर -2, U2 क्या, मतलब यूनिट की बात हो रही है लेकिन बेसिकली हम किससे लिख रहे हैं, डायमेंशन से लिख रहे हैं। U2 क्या होगा M2 L2 T2 पे पावर -2। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। जगह ख़त्म हो गई क्या, क्या फॉर्मूला होगा बताए, N1 U1 बराबर N2 U2, याद रहे आप नीचे लिखिएगा N1 U1 बराबर N2 U2, इसको आप लिखते जाएं। उसके बाद N2 निकालना है बेसिकली, क्या हो जाएगा N2 बराबर N1 U1 बटे U2, तो हमारा N2 निकल के आएगा। ठीक से लिखिएगा, थोड़ा जगह की कमी हो गई, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ,
ठीक है, तो N2 हमारा क्या होगा, N2 हो जाएगा N1। तो N1 लिख दे रहे हैं, N1 लिख दें पहले। उसके बाद U1 कितना है बताइए, M1, और U2 कितना है, M2। U1 कितना, M1 L1 T1 माइनस 2, M2 L2 T2 माइनस 2। तो लिख दें इसको M1 L1 T1 माइनस 2 बटे M2 L2 T2 माइनस 2। ये थोड़ा दिखने में ख़राब लगता है तो इसको अच्छे से लिखते हैं, M1 बटे M2 उस पर पावर कितना है 1, N1 बटे L2 उस पर पावर कितना है 1, -2 सेम पावर है तो एक साथ हो जाए T1 बटे T2 उस पर पावर कितना हो जाएगा -2। तो हमारा सही आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करें, M1 कितना है हमारा किलोग्राम, तो N1 तो 1 है, N1 कितना है 1, सिंपल सा है, किलोग्राम बटे ग्राम पे पावर 1, मीटर बटे सेंटीमीटर पे पावर कितना 1, और सेकंड बटे सेकंड पे पावर -2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा। किलोग्राम कितना होगा 1000 ग्राम, 1000 मतलब कितना 10 पे पावर 3, फिर हम लोग जानेंगे 1000 में 10 पे पावर 3, 1000 10 गुना 10 गुना 10 बटे ये ग्राम, मतलब 1000 ग्राम बटे ग्राम इंटू मीटर, 100 सेंटीमीटर 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, और ये सेकंड तो कैंसिल हो गया, 1 पे पावर -2, 1 पे पावर -2 क्या होगा 1 बटे 1 स्क्वायर, तो ये एक ही आएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया, सेंटीमीटर से कैंसिल, ग्राम कैंसिल, 10 पे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 10 पे पावर 5। ये बात समझ आ गई। तो हमारा N2 कितना निकल के आया 10 पे पावर 5। तो 1 न्यूटन क्या हो गया बताइए, 1 न्यूटन बराबर कितना डायन, यही ना था, तो ये कितना हो गया 10 पे पावर 5 डायन। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड नहीं है ये, लेकिन तब भी सिलेबस में तो आपको कॉपी करना है, इसको कॉपी कीजिए। अब देखिए इसको सिंपल वे में अगर निकालें, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को बदलना नहीं, 10 पे पावर क्या हो गया 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम डायन कहते हैं। ध्यान दे, इस पूरे का नाम डायन है। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को शॉर्ट में न्यूटन बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं डायन बोलते हैं। तो ये तरीका आपके लिए सूटेबल है, लेकिन चूंकि तरीका अगर पूछ लिया जाए कि आप डायमेंशनल एनालिसिस करके करें तो फिर क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन है 6.67 जी का वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये 6.67, 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये गिवन है। आपको इसको SI यूनिट में निकालना है, SI यूनिट में है, इसको CGS में निकालना है। ये तो SI में, इसको किस में निकालना है CGS में। तो पहले इसको ठीक से लिख लें, न्यूटन मतलब क्या, फोर्स का मात्रक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम +2 पर आएगा तो किलोग्राम -2 हो जाएगा, +1 1 -2 क्या हो जाएगा -1, और मीटर पावर 1 1 2 क्या हो जाएगा 3 मीटर क्यूब सेकंड -2। इसको कैसे लिखेंगे, m पे पावर -1, l पे पावर 3, t पे पावर -2। तो आपका डायमेंशन आपका आ गया। अब जब डायमेंशन आ गया तो इसको क्या करेंगे, इसको वही करेंगे जो किए थे उसमें। इसमें हमारा g का वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 क्या आया, इसी को लिख लेते हैं किलोग्राम, ये और ये सेम है, -1 मीटर क्यूब सेकंड -2, और इधर क्या होगा ये पता नहीं है, और CGS में निकालना है। किलोग्राम मतलब ग्राम पे पावर -1, ये नहीं पता, ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2। तो इसको देखेंगे अगर, तो N1 कितना हो गया 6.67 10 पे पावर -11, N2 नहीं पता, M1 क्या हो गया बताइए किलोग्राम, और L1 क्या हो गया मीटर, T1 क्या हो गया सेकंड तो कैंसिल ही हो जाएगा, M2 क्या होगा ग्राम, L2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और T2 क्या हो जाएगा सेकंड। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे उसी तरह से, N1 U1 बराबर N2 U2, तो सीधे लिखते हैं N2 बराबर जो फार्मूला है N1
m1 बटे m2, पावर कितना हो जाएगा -1, L1 बटे L2, यहाँ पावर क्या हो जाएगा 3, T1 बटे T2, उस पर पावर कितना हो जाएगा -2, N1 कितना 6.67 10 पे पावर -11, M1 किलोग्राम बटे ग्राम, तो कट के जो अभी आया हमारा कितना आया 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। L1 L2 पावर तो -1 हो गया, पावर क्या हो गया यहाँ पे -1। अभी L1 बटे L2 कट के कितना आया हमारा, दोनों में हमारा 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 2, उस पे पावर कितना 3, और ये तो सेकंड कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो -3 10 पे पावर 3 दूना 6। अब 11 3 14, 6 में 14 का क्या हो गया -8, तो आपका N2 निकल के आया 6.67 10 पे पावर -8 ग्राम -1, ये तो आपको लिखना था। N2 आया, हमें क्या निकालना है, G बराबर कितना था 6.67 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो सीरियस में क्या हो जाएगा 6.67 10 पे पावर -8, न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे डायन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, या ये वाला लिख सकते हैं आप। अब आराम से इस पर गौर करके देखें, आपको पूरी तरह समझ आएगी ना, इसमें इंग्लिश और हिंदी की कोई बात नहीं है, जस्ट आपको समझने की बात है। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा, इसको आप आराम से 2-3 मिनट देखें और समझने की कोशिश करें। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे और एक उपयोग है, वो उपयोग है कि एक फार्मूला है, सूत्र को कैसे बनाएं। तो इससे सूत्र भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमा है कि उसके कांस्टेंट और उसके कितने सारे पद होंगे, टर्म्स होंगे, उसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते। सब में कुछ ना कुछ सीमाएं होती है, लेकिन उससे कुछ फार्मूला सूत्र बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, सीमा अंत आज के लिए।